जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है, लास्ट क्लास रहेगी हिंदी पेडागोजी और संस्कृत पेडागोजी की। इसके बाद हम इसमें गद्यांश और काव्यांश शुरू करेंगे और कंटिन्यू गद्यांश और काव्यांश करने के बाद में फिर हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे। तो यहाँ पर हिंदी शिक्षा शास्त्र, इसके अंतर्गत आज बारी है शायद 25 पॉइंट की। इसमें हमें ध्यान रखना है जहां क्रिया हो, क्रियात्मकता हो या क्रियाशील शब्द आ जाए तो वहां बच्चा अधिगम भी कर रहा है और वहां भाषा का विकास भी होगा, क्योंकि क्रिया का मतलब ही किसी चीज में इन्वॉल्व अर्थात एक्टिव होना है। ऐसे ही 26 अगर कहीं पर प्रयोग आ जाता है या प्रयोगात्मक या फिर प्रयोगशाला, तो इससे भी हमें पता चलता है कि वास्तव में बच्चा अधिगम, भाषा का अधिगम और भाषा का विकास कर रहा है। क्योंकि जब शिक्षक और छात्र दोनों वास्तव में एक्टिव है, सक्रिय है, तो वो अपने आप में क्रिया कहलाता है। कई बार बच्चा सेल्फ स्टडी करता है तो वो भी अपने आप में क्रिया के अंतर्गत आता है। चार जो आपको ऑप्शंस देंगे, उन चार ऑप्शंस के अंतर्गत वो चार अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है। एक में बच्चा केवल किसी चीजों के आधार पर रटने की कोशिश कर रहा है, एक में बच्चा समझने की कोशिश कर रहा है। वो समझ और अवबोध की तरफ और चिंतन की शक्ति उसकी तब बढ़ेगी जब बच्चा क्रिया में आएगा, या तो वो अपने आप कर रहा है या फिर शिक्षक के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो यानी कि बिना बच्चे को एक्टिव किए आप किसी भी बच्चे के, आपको ध्यान रखना है, अधिगम या भाषा का विकास नहीं करा सकते। अगर हमें भाषा के कौशल भी विकसित करने हैं, वाचन की क्षमता भी विकसित करनी है, तो बच्चे को क्रिया में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए जिस एक्टिविटी में, जिस ऑप्शन में बच्चा क्रिया कर रहा हो, किसी भी पॉजिटिव क्वेश्चन का, वो अपने आप में राइट आंसर बनता है। क्रिया से मतलब है सीखे हुए ज्ञान का इंप्लीमेंट कर लेना। जो बच्चे ने उपलब्धि हासिल की, जो बच्चे ने अचीवमेंट हासिल किया, जब आवश्यकता पड़ने पर वो इसका इंप्लीमेंट कर लेता है, आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग कर लेता है, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा शिक्षण, शिक्षा और शिक्षक अपने कर्तव्य में, अपने तमाम जो उसकी ड्यूटी थी उसमें वो कंप्लीट हो चुका है, अर्थात उसने अपनी पूर्णता को प्रदर्शित किया है। क्योंकि अल्टीमेटली हम अधिगम स्थायी परिवर्तन को ही कहते हैं, जब व्यवहार में बच्चे के स्थायी परिवर्तन आता है, और वो स्थायी परिवर्तन होने के बाद ही बच्चा आवश्यकता के अनुसार अपनी सीखी गई चीजों को प्रयोग में लाने लगता है। बहुत सारी चीजें आप एक स्कूल के अंदर बच्चे को सिखाते हैं, जैसे आपने वर्णमाला सिखाई, इसके बाद शब्द का ज्ञान दिया, उसके बाद पद का दिया, वाक्य का दिया। ये सारी की सारी थ्योरेटिकल चीजें थी, व्याकरण से जुड़ी हुई थी, उसके पाठ्य पुस्तक से भी जुड़ी हुई थी। लेकिन जब बच्चा व्यवहार में इन शब्दों का, पदों का, वाक्य का प्रयोग करने लगता है और वो दूसरे के भावों को ग्रहण करने लगता है और अपने विचारों को प्रकट करके भी दूसरों को समझाने की क्षमता विकसित कर लेता है, जिसको हम कम्युनिकेशन या संप्रेषण की क्षमता कहते हैं, वही कहलाती है यहाँ पे प्रयोग। क्योंकि बच्चा प्रयोग तब कर पाता है जब उसने अच्छी तरीके से चीजों में कोऑर्डिनेशन बनाना सीख लिया हो। इसके बाद में 27वां जो पॉइंट होता है हमें, हमारा व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता या विशिष्ट बालक। अब इस व्यक्तिगत भिन्नता, विशिष्ट बालक को ध्यान में रखकर ही हमें अपनी तमाम शिक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होता है। अगर हमें किसी टॉपिक के लिए शिक्षण की विधि का चयन करना है, या किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करना है, या फिर हमें अपना लेसन प्लान तैयार करना है पढ़ाने से पहले, तो उसमें हमें व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना होता है। इस व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आपकी क्लास में कुछ बच्चे प्रतिभाशाली हैं, कुछ सृजनशील है, कुछ रचनात्मक है, कुछ सामान्य बच्चे हैं, कुछ बिछड़े बच्चे हैं जिनको बैकवर्ड चिल्ड्रन कहते हैं, कुछ शारीरिक रूप से विकलांग है, कुछ मानसिक रूप से विकलांग है, कुछ संवेगात्मक रूप से अस्थिर बच्चे हैं, कुछ बाल अपराधी है, कुछ मंद बुद्धि है, कुछ जड़ बुद्धि है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है पूर्ण रूप से और किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। उन सब चीजों को, कुछ बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित है, उन सबको ध्यान में रखकर ही आपको अपने शिक्षण की विधियों का, शिक्षण सहायक सामग्री का, शिक्षण के सूत्रों का और अपने लेसन प्लान का प्रयोग करना होता है। तो जब तक आपको व्यक्तिगत भिन्नता नहीं पता कि आखिरकार बच्चा हमारा जो क्लास में बैठा है, 35 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, उनमें से कौन कौन से बच्चे को किस तरह की दिक्कत है, कौन सा बच्चा जो है लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित है, तब तक हम सफल हो ही नहीं सकते अपने शिक्षण कार्य में, जब तक हमें बच्चे की वीकनेस का ना पता हो, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता का ना पता हो। इस व्यक्तिगत भिन्नता के अंदर आपको ध्यान रखना है, आपके प्रतिभाशाली बच्चे भी आएंगे क्योंकि इनको भी विशेष आवश्यकता होती है। तो ये सारे के सारे जो व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे हैं, इनमें सामान्य बच्चे को छोड़ के बाकी हम सारे बच्चों को काउंट करते हैं। इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ये नहीं है कि जो वीक बच्चे हैं, कमजोर बच्चे हैं, उन्हीं को आते हैं, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे, उनके लिए भी हमें विशेष एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, उनके लिए भी विशेष आवश्यकताएं हमें होती है तमाम विधि की या कंटेंट की। सृजनशील बच्चों की भी अपनी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो इसीलिए सामान्य बच्चों को छोड़ के इस विशिष्ट बालक के अंतर्गत, व्यक्तिगत भिन्नता के बालक के अंतर्गत हम उन तमाम बच्चों के लिए अलग से एफर्ट्स लगाते हैं, अलग से हमें विधियों का चयन करते हैं उन व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, बिना व्यक्तिगत भिन्नता के आप अपने शिक्षण कार्य में या फिर भाषा के अधिगम और विकास में सफल नहीं हो सकते। इसके बाद आपका है, आप जो भी काम करोगे बच्चे की, छात्र की योग्यता को ध्यान में रख के करोगे। छात्र की जो रुचि है, ठीक है, छात्र की रुचि है, अभिरुचि, रुचि, अभिरुचि, अभिवर्ती, क्षमता,
योग्यता और बच्चे का उम्र आयु, बच्चे की आयु और कक्षा वर्ग, बच्चे की आयु और कक्षा वर्ग, बच्चा आपका तीसरी क्लास का है या फिर बच्चा आपका 6 क्लास का है, तो अलग अलग क्लास वर्ग में जो अधिगम का स्तर होता है वो अलग अलग होता है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, छात्र की जब तक रुचि नहीं है आप में और आपके विषय में, आप उसको भाषा का अधिगम और विकास नहीं करा सकते, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं कर सकते। बच्चे में सब्जेक्ट के प्रति, विषय के प्रति रुचि को जागृत करने के लिए आपको शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको कहानी अर्थात स्टोरी मेथड जैसी विधियों का स्टार्टिंग में प्रयोग करना पड़ेगा। साथ के साथ आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप भाषा पे कमांड कर लेते हैं, कम्युनिकेशन अगर आपका स्किल अच्छा है, तो समाज में भी आपकी जो ख्याति है, प्रसिद्धि है, वो ज्यादा होगी, क्योंकि बाकी बच्चों के मुकाबले आप अपने को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे होंगे। आपको बच्चे को बताना पड़ेगा कि हम यहाँ जो भाषा सीख रहे हैं और आपको इस 1 to 5 या 6 to 8 में 2 से 3 भाषाएं जो सिखा रहे हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है। क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, मैथ है, साइंस है, बिना भाषा के आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते। अर्थात आपको अगर भाषा पे पकड़ कर लेते हो, भाषा का अधिगम और भाषा का विकास आपका अच्छा होता है, तो बाकी सब्जेक्ट में भी आपकी उपलब्धि ज्यादा होगी। जब आप समाज में किसी से बात करोगे तो उसके भावों को आप तभी ग्रहण कर पाओगे जब आपको भाषा में पकड़ होगी। तो इसलिए आपके समाज में प्रयोग होने वाली अनेक भाषाओं में से अगर आपके पास एक भाषा भी है, तो फिर समाज भी आपको कहीं ना कहीं ये मान के चलता है कि ये वास्तव में बहुत होनहार बच्चा है। तो इस तरीके से कि उसका हम यूज कहाँ करेंगे, उसका यूटिलाइज कहाँ पर है, उस बच्चे को कहानियों के माध्यम से शिक्षण की विधियां इस तरह की हम प्रयोग करेंगे ताकि बच्चे को मजा आए पढ़ने में। शिक्षण सहायक सामग्री को ऐसा प्रयोग करेंगे ताकि बच्चा बोर ना हो और उसकी चीजें सरल, सुगम और आसान बन जाए। तो छात्र की रुचि को जागृत किए बिना आप किसी भी विषय की जानकारी उसको नहीं दे सकते। ऐसे एटीट्यूड और एप्टीट्यूड जो बच्चे का होता है उसको भी हमें बदलना होता है। तो हर बच्चा किसी न किसी वस्तु के प्रति पहले से एक पूर्ण अवधारणा बना चुका है। प्रत्येक पदार्थ के प्रति, चाहे वो घर की है, घर से बाहर की है, विद्यालय की है, ऐसी प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर या फिर विषय के प्रति भी बच्चे का कुछ एटीट्यूड और एप्टीट्यूड होता है। कुछ बच्चे अपने आप को मैथ में, साइंस में या इन्वायरमेंट ईवीएस में अपने आप को कोई ज्यादा इन्वॉल्व रखते हैं। लेकिन जब तक आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हो, यहाँ जो लैंग्वेज टीचर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जब आप भाषा के शिक्षक हैं, तो भाषा के अंतर्गत उस बच्चे के एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को बदलना होगा। उसको बताना पड़ेगा आपको कि भाषा के अंतर्गत हम तमाम विधाओं का प्रयोग करते हैं और इसे तमाम अलग अलग विधाओं में जब आप बड़े होंगे तो आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। जैसे आप ये जितने भी सीरियल आप देखते हो, जितने भी फिल्में आप देखते हो और जितने भी हमारे पुराने ग्रंथ लिखे हैं, चाहे रामायण है, महाभारत है, वो दुनिया उसको पढ़ रही है और दुनिया इन सीरियलों को और महाभारत और इन फिल्मों को देखते हैं और उनमें से आप भी देखते हो। लेकिन आपको मजा उनको देखने में, सुनने में तभी आएगा जब भाषा के प्रति आपको पकड़ ज्यादा होगी, शब्दावली आपके पास ज्यादा होगी और आप विचारों को समझने और समझाने में सक्षम होंगे। इसीलिए बच्चे के एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को ही आपको विकसित यहाँ पे करना होगा भाषा के परिप्रेक्ष्य में। प्रत्येक बच्चे के सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। प्रत्येक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी से बच्चा ग्रसित होता है। प्रत्येक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ व्यक्तिगत भिन्नता होती है। उन सबको समझते हुए आपको बच्चे की क्षमता के अनुसार ही चलना है। ये जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करो, ये भी जरूरी नहीं है आप इतना कम पढ़ाओ कि उसमें बच्चे को मजा ही ना आए, उसकी अभिरुचि उत्पन्न ना हो उसके अंतर्गत। तो इसीलिए आपको बच्चे की जितनी कैपेसिटी है, आपकी क्लास का जितना भी जो है योग्यता है उस बच्चे के समझने में और उसकी सामर्थ्य है उस बच्चे को कार्य को कंप्लीट करने में, उसके हिसाब से ही आपको रोज अपना शिक्षण कार्य चलाना है। प्रत्येक बच्चे में कुछ विशेष योग्यताएं होती हैं, उन विशेष योग्यताओं का ध्यान में रखकर ही आपको उन्हीं के माध्यम से अभिनय की प्रक्रिया को अपना लेना है। संवाद शैली में कोई चीज आती है तो उन्हीं बच्चे को पात्र बना देना है, रोल प्ले करा देना है। और साथ के साथ जो आपके प्रतिभाशाली या सृजनशील बच्चे हैं उनको आप गहन या विस्तृत अध्ययन के लिए वहां पे क्लास के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। बिना बच्चे की आयु को ध्यान में रखकर एक तीसरी क्लास का जो बच्चा है और एक छठी क्लास का बच्चा है, दोनों की आयु में डिफरेंट है। तो कहने का मतलब यह है कि 5 से 9 साल का जो बच्चा है उसके सीखने का तरीका अलग है, 9 से 15 साल का जो बच्चा है उसके सीखने का तरीका अलग है। जब हम 5 से 9 की बात करते हैं तो 12 साल में बच्चे के चिंतन अर्थात तर्क शक्ति का विकास हो पाता है, मानसिक विकास हो पाता है। लेकिन चूंकि हमारा प्राइमरी का बच्चा 5 से 9 साल का भी है तो मानसिक विकास तो उसका हुआ नहीं है, तो आप तमाम उसे उस तरह की चीजें नहीं बताओगे जो चिंतन और तर्क के लेवल की है। यहाँ हमारा बच्चा भी कल्पना कम ही कर पा रहा है, कल्पना शक्ति का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। यहाँ बच्चा अप्रत्यक्ष रूप से जो चीजें होती है आत्मा परमात्मा जैसी, भारत जैसी, उन चीजों के बारे में कम ही वो जिज्ञासा उत्पन्न कर पाएगा, कम ही सीख पाएगा। इसलिए जिसका प्रत्यक्षीकरण करा सकते हो 1 to 5 प्राइमरी में आप उसी का कराइए। अप्रत्यक्षीकरण जिन चीजों का होता है आत्मा परमात्मा जैसी, जिसका न तो आप कोई डायग्राम बना सकते हो और ना आप उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकते हो, क्योंकि वो केवल और केवल फीलिंग अर्थात अनुभव के विषय है। तो उस तरह के विषय को बच्चे को अगर आपको एग्जाम्पल सेट करना है तो अमेरिका का एग्जाम्पल ना देकर उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल दोगे, जिससे बच्चा जो अपने आप को जोड़ चुका है या बच्चा उसका प्रत्यक्षीकरण कर चुका है। तो इसलिए आयु का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी अधिगम और विकास के लिए। क्लास वर्ग, अलग अलग क्लास वर्ग के अंतर्गत बच्चे की प्रीवियस नॉलेज अर्थात पूर्व ज्ञान अलग अलग होता है, क्योंकि आप बहुत सारे इतने डिफिकल्ट जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर हम बच्चे को यात्रावर्त, डायरी और रिपोर्टाज के बारे में बताना शुरू करें यहाँ पे, तो वो बच्चे की पहुंच से दूर होगा, बच्चे के लेवल से दूर होगा। लेकिन यहाँ जब हम हिंदी में अलग अलग विधाओं की चर्चा करते हैं तो हिंदी की जो अलग अलग विधा है तो उसकी क्लास के वर्ग के आधार पर हम डिसाइड करते हैं। जैसे कहानी के बारे में, निबंध के बारे में, ऐसे ही उपन्यास के बारे में, एकांकी के बारे में, आत्मकथा के बारे में, एकांकी के बारे में, तो उसकी क्लास के अंतर्गत अलग अलग चैप्टर अलग अलग विधा से जुड़े हैं। उसी तरीके से व्याकरण की जो शिक्षा है वो 1 to 5 ना देके हम 6 to 8 देते हैं और वहां भी बेसिक जानकारी देते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में व्याकरण बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि क्लास वर्ग के आधार पर हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम 1 to 5 को अभिनय रोल प्ले नहीं करा सकते, लेकिन 6 to 8 में हम कराएंगे, क्योंकि 1 to 5 का जो बच्चा है वो बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से अपनी भाव भंगिमाओं को उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाता है जिस तरीके से वो सेंटेंस प्रयोग कर रहा है, शब्दों का प्रयोग कर रहा है। अर्थात जो वो बोल रहा है उसकी बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करे
ऐसा 1 to 5th में नहीं हो पाता है, लेकिन 6 to 8 का बच्चा इस तरह से ये कर लेता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, उन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही आपको यहाँ पे चीजों को एक्टिव करना है। इसके बाद 29 आपका है स्मृति का स्तर, अवबोध और चिंतन। ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है वो भी इसी पर ही कार्य करती है। उन्होंने ये बताया है प्रत्येक बच्चा को आपको इस चिंतन के स्तर पर लेके आना है, प्रत्येक बच्चे को आपको चिंतन के स्तर पर लेके आना है। अगर बच्चा डेफिनेशन याद कर पा रहा है लेकिन उसका एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा है, वो प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब बच्चा आपका भी स्मृति के स्तर पर है। जहां बच्चा केवल परिभाषाओं से सीख रहा हो, जहां बच्चा केवल नियमों से सीख पा रहा हो, जहां बच्चा केवल सिद्धांतों से सीख पा रहा हो, तो वो बच्चा आपका केवल स्मृति के स्तर पर है। दूसरा जो स्तर है हमारा वो क्या है? अवबोध। अवबोध किसको कहते हैं? समझ। जहां बच्चा समझ विकसित कर पा रहा है किसी चीज की, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम तर्क और कल्पना। तर्क व कल्पना के माध्यम से वो चीजों को जोड़ पा रहा है। तर्क व कल्पना शक्ति का विकास इसी के अंतर्गत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जहां बच्चा चीजों में क्रिया में ले आता है, बच्चा क्रियात्मक हो जाता है। क्रिया, जहां बच्चा यहाँ जैसे या उसका जो है एग्जाम्पल बताने लगता है, तो इसका मतलब है कि बच्चे ने अपनी समझ को विकसित कर लिया है। तो अवबोध क्या है? समझ है। यानी कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल परिभाषाओं को, नियमों को, सिद्धांतों को रट लेते हैं, लेकिन जब इन परिभाषाओं, नियमों, सिद्धांतों को इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो इस अवबोध के स्तर पर वो बच्चा पहुंच ही नहीं पाता। और कई बार हमारा भी ध्यान नहीं होता, किताबों में हमने चीजें दी गई है, कुछ स्मृति के स्तर पर, कुछ अवबोध और उसके बाद चिंतन, लेकिन जब यही बच्चा आपका प्रयोग करने लगे, यही बच्चा सीखी गई चीज का प्रयोग करने लगे, ये बच्चा समन्वय बनाने लगे, समन्वय कहते हैं कोऑर्डिनेशन को, जब ये बच्चा सीखी गई चीजों को प्रयोग में ले आए, ये समन्वय बनाने लगे, या फिर इसके अंतर्गत सृजनात्मकता विकसित हो जाए, नई नई चीजों का आविष्कार करने लगे, नई नई चीजों को बनाने लगे, अपनी खुद की परिभाषा बनाने लगे, एक चीज की सीखी गई चीज का दूसरी जगह इंप्लीमेंट कर पाए, तो आपका बच्चा किस पे है? चिंतन के स्तर पर है। आपको प्रत्येक बच्चे को स्मृति, अवबोध और चिंतन के स्तर पर लेके जाना है। आप तब तक अपने कार्य में सफल नहीं होंगे जब तक आपका बच्चा चिंतन ना कर पाए, जब तक आपका बच्चा अपने विचारों को, अपने थॉट को खुद के अपने शब्दों में ना बता पाए, जब आपका बच्चा सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करने लगता है, जब वो एक जगह से सीखी गई चीज का दूसरी जगह इंप्लीमेंट करने लगता है, जब वो कोऑर्डिनेशन बना लेता है, जब मैथ में जो उसने सीखा हिंदी के जो तमाम शब्दावली का, उसका वो प्रयोग हिंदी में कर पा रहे हैं, हिंदी में जो सीखा उसका एसएसटी, पर्यावरण, साइंस में वो मैथ में कर पा रहा है, तो वो अपने आप में कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय है। जब उस बच्चे के अंतर्गत अपनी खुद की थ्योरी हो, खुद के विचार हो और खुद की सूझबूझ के माध्यम से अपनी समस्या का वो हल निकाल लेता है, तो वो क्या है? उसकी सृजनात्मकता। तो आपको प्रत्येक बच्चे को केवल परिभाषा, नियम और सिद्धांत के माध्यम से ही नहीं रखना, बल्कि उसकी समझ को विकसित करते हुए उसको प्रयोग की क्षमता में लाना है, ताकि जो भी चीज उसने सीखी है, जो भी समय आपने उसको दिया है, उस चीज का वो अपने जीवन में प्रयोग कर पाए। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मौखिक रूप से किसी चीज को बोल लेते हैं, जब लिखने की बारी आती है लिख नहीं पाते। कुछ बच्चे अच्छे से लिख लेते हैं, लेकिन जब प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है तो वो नहीं दे पाते। उसका रीजन यही है कि हमने बच्चे के तीनों स्तर पर कार्य किया ही नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास में हम क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं तो हर क्वेश्चन का आंसर उसके पास होता है, लेकिन जब वो पेपर देता है तो वहां उसका अचीवमेंट लो होता है। उसका रीजन यही था कि हम बच्चे किसी एक दिशा में बढ़ रहे हैं, हम भी पूरी क्लास को एक दिशा में लेके बढ़ रहे हैं। हमें बहुत सारी चीजें स्मृति के स्तर पर क्लियर करनी होती है, जिसको मेमोरी स्तर कहते हैं। कुछ चीजें हमें अवबोध, समझ के स्तर पर विकसित करनी होती है, उनके दैनिक जीवन में, उनके समाज से, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके पड़ोस के, उनके मोहल्ले के एग्जाम्पल सेट करके उन बच्चों की समझ विकसित करनी होती है, जिसमें बच्चा तर्क और कल्पना शक्ति विकसित करता है, बच्चा अपने को क्रियात्मक अवस्था में पाता है और बच्चा प्रत्येक नियम का एग्जाम्पल सेट करके उसको जिंदगी भर के लिए अपनी सूझ बना लेता है। लेकिन जो रटी हुई चीज होती है वहां पे बच्चा भूल जाता है, लेकिन जब वो बच्चा प्रयोग करने लगे, समन्वय बनाने लगे, सृजनात्मकता को प्रदर्शित करने लगे, तो समझ लो कि आपका बच्चा चिंतन के स्तर पर कार्य कर रहा है। तो ये थे प्यारे दोस्तों आपके 29वें पॉइंट्स, ठीक है, जिनके माध्यम से हम आपके पेडागोजी के उन तमाम चीजों को आपके सामने रख रहे हैं। तो 30वां जो पॉइंट है लास्ट, वो पॉइंट है आपका यहां पर बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील, बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? आपकी बच्चा केंद्र में रहेगा, छात्र को केंद्र अर्थात सेंटर में रखकर, छात्र को केंद्र में रखकर शिक्षण कार्य, क्रियाकलाप व गतिविधियों का आयोजन, विधियों का आयोजन करना। अब मान के चलो आपकी क्लास में कुछ हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, कुछ ब्लाइंड हैं, किसी को कम सुनाई दे रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं शैतान हैं, और आप उनको रोल प्ले में ले ही नहीं रहे हो, आप उनको कोई एक्टिविटी करा रहे हो, उसमें हिस्सा नहीं बना रहे, बार बार वही 5-10 बच्चे हैं, उन्हीं से आप हर बार हर फंक्शन में उनको इन्वॉल्व करते हो और अपनी वाहवाही लूट लेते हो। अधिकांश टीचर ऐसे ही करते हैं,
तो क्योंकि उनको बेस्ट परफॉर्मेंस करना होता है, उनकी इमेज की बात होती है पूरे स्कूल में। तो अपनी क्लास के जो धुरंधर बच्चे होते हैं, बार बार जो बेस्ट अपना दे के वो वास्तव में क्लास के अंतर्गत, क्लास स्कूल के अंतर्गत वो अपनी पोजीशन हासिल कर लेते हैं, उन्हीं को ही पूरे स्कूल में हर फंक्शन में हर साल जब वो बच्चा छठी में होता है, फिर वो 7वीं में चला जाता है, 8वीं में चला जाता है, तो छठी में भी, 7वीं में भी, 8वीं में वही बच्चे दिखाई देते हैं बार बार। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी क्लास के अंतर्गत कोई ब्लाइंड बच्चा है, वो दौड़ नहीं सकता है क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है, तो आप उसको ऐसी कोई पोजीशन दोगे अपने रोल प्ले में, अपने नाटक में, अपने सीरियल में, या अपनी उस गतिविधि में जिससे उसकी भूमिका को भी प्रदर्शित किया जाए। मान के चलो आपके रोल प्ले के अंतर्गत कोई हजामत बनानी है किसी की, तो उस ब्लाइंड बच्चे को बैठा दो कुर्सी पे, उसी की हजामत बन जाएगी। कोई बच्चा वास्तव में पैरों से दिक्कत है उसको, वो दौड़ नहीं सकता है, तो उसको जो है दरबार के अंतर्गत जो दरबारी खड़े रहते हैं, तो वहां पे उसको दरबारी का रोल दे दो। तो कुल मिला के जो बच्चे की कैपेसिटी है उसके आधार पे उसको उसकी भूमिका में रखना आपका बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है। वो तो आपको पता ही है कि हमें चाइल्ड सेंटर रहना है, क्योंकि एक तो आपको ध्यान रखना है 2 तरह के हम मेथड प्रयोग करते हैं, एक तो शिक्षक केंद्रित और एक यहाँ छात्र केंद्रित। तो चाइल्ड सेंटर का मतलब यही है कि बच्चे को केंद्र में रख रहे हैं हम, पढ़ते समय, पढ़ाते समय और तमाम शिक्षण की गतिविधियां कराते समय, यानी कि बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो सब क्या है, आपका बाल केंद्रित। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, हम उसे कह रहे हैं कि बच्चा आपके पास आया था तो बहुत सारा अचीवमेंट उसको पहले से था, बहुत सारी उपलब्धि थी, बच्चा काउंटिंग भी सीख रहा है, अगर हम मैथ की बात करें, बच्चे के पास भाषा की बात करें, बहुत सारे शब्द थे, और बच्चा 210 दिन या 220 दिन आपका स्कूल खुला और लगभग 180 दिन आपके पास बच्चा आया। लेकिन ये अब हमारी और आपकी ड्यूटी ये है एज ए टीचर, ऐसे स्कूल मैनेजमेंट, कि उस बच्चे की उपलब्धि वास्तव में बढ़नी चाहिए। यानी कि जो बच्चे को आज की डेट में आ रहा है, तो कल जब हम उस बच्चे से पूछे तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए। जब 15 दिन के बाद पूछे तो बच्चे का बहुत कुछ अचीवमेंट होना चाहिए। और जब हम पूरी क्लास की बात करते हैं और पूरे साल की बात करते हैं, तो पूरी क्लास का वास्तव में कोई ना कोई प्रोग्रेस हमें सामने दिखाई देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे स्कूल में आए भी 180 दिन, 220, 210 में से, वो तो अलग अलग स्थिति होती है। कई बार हमें एक्स्ट्रा जो सैटरडे की, सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है, कुछ संडे के अलावा कोई दूसरी छुट्टियां होती है, उनको भी कैंसिल करके हमें अपने वर्किंग डे पूरे करने होते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि बच्चे ने आपको 1 साल दे दिया, बच्चे ने आपको 6 महीने दिया, बच्चा आपके पास ये मान के चलो मिनिमम 180 दिन आया या 100 दिन भी आया वो, लेकिन उस 100 दिन में आपने उसको क्या सिखाया, 100 दिन में उस बच्चे ने आपके स्कूल से, आपकी क्लास से नया अचीवमेंट क्या हासिल किया, उसी को हम यहाँ कह रहे हैं प्रगतिशील शिक्षा। अर्थात बच्चे का प्रोग्रेस होना चाहिए। एक बच्चे को पहले 20 तक काउंटिंग आती थी और वो पता चला 6 महीने बाद भी वो 30 तक नहीं सीख पाया, या सीख भी पाया तो 30 तक गया, तो जब 6 महीने की बात आती है तो 100 तक उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। एक बच्चे को पहाड़े पहले आते थे केवल 10 और 12 तक, लेकिन उसके बाद भी उसका कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हमारा टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर है, उसका फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है। तो इसलिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हम इस बात का विशेष ध्यान देते हैं कि जो बच्चे का पूर्व ज्ञान था पहले, उसमें हम क्या ऐड कर पाए, कितने समय में हम उस बच्चे का अचीवमेंट कितना बढ़ा पाए, इसको कहते हैं हम प्रगतिशील अर्थात प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि उत्तरोत्तर ज्ञान में वृद्धि। ये क्या है, उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर ज्ञान अधिगम, ज्ञान अधिगम, सर्वांगीण विकास में वृद्धि, प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। उत्तरोत्तर का मतलब क्या है, रोज कुछ ना कुछ बच्चा नया सीखे। ऑल ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कब होगी बच्चे की, जब आप उसके सर्वांगीण विकास पे जोर दोगे, वो केवल क्लास के अंदर नहीं, क्लास के बाहर भी। इसीलिए यह प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत केवल आप बच्चे की जो बुक है, उसके जो चैप्टर है, उसको अधिगम कराना, उसको सिखाना, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसकी ऑल ओवर पर्सनालिटी को ध्यान में रखती गतिविधियां, क्रियाकलापों का भी बच्चे के अंतर्गत स्किल डेवलप होना चाहिए। एक बच्चा पहले किसी स्पोर्ट्स में रुचि नहीं ले रहा था, लेकिन आपके एफर्ट से उसने स्पोर्ट्स में भाग लिया और उसके अंदर उसने स्किल हासिल कर लिया। पहले कोई बच्चा रोल प्ले नहीं कर पा रहा था, पहले किसी भी एक्टिविटी में बच्चा भाग नहीं लेता था, लेकिन आपकी कोशिश से, आपके विशेष एफर्ट से बच्चा भाग लेने लगा, उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो उत्तरोत्तर ज्ञान है, उत्तरोत्तर अधिगम है, ठीक है। और सर्वांगीण विकास में, अब सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होगा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ठीक है, संवेगात्मक विकास। पहले जो बच्चा था वो वास्तव में ज्यादा चंचल प्रवृत्ति का था, ज्यादा इमोशनली था, एकांत प्रिय था, लेकिन आपके व्यवहार से, आपके एफर्ट से अब बच्चा वास्तव में सही तरीके से रिएक्ट करता है, चीजों के प्रति क्रिया की प्रतिक्रिया सही तरीके से दे पाता है। तो इसका मतलब है कि आपने केवल उस सब्जेक्ट के अंतर्गत ही मेहनत नहीं की है, बल्कि उसके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख के भी अलग से आपने एफर्ट्स लगाए हैं। ये थे आपके प्यारे दोस्तों 30 टॉपिक, जिसके माध्यम से हम तमाम उन पेडागोजी के क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। अब किस तरह के क्वेश्चंस हैं, अब हमें रोज 2 काम हमें करने हैं अब से आगे, क्योंकि यहीं पे हम पॉइंटों के माध्यम से इन चीजों को रोकते हैं। अब बाकी जो हमें कुछ नए पॉइंट और क्लियर करने हैं वो क्वेश्चनों के माध्यम से करेंगे। अब आगे की जो हमारी यात्रा इसमें रहेगी 7 से 8 के अंतर्गत, वो पहले प्यारे दोस्तों हम गद्यांश कराएंगे आपको, गद्यांश, और इस गद्यांश के साथ साथ क्या कराएंगे हम, काव्यांश। तो गद्यांश और काव्यांश के जो प्रश्न होंगे उनको हम सोल्व करेंगे, तो उनसे भी नई चीज सीखेंगे हम। उसमें व्याकरण के क्वेश्चन होंगे, शब्दावली के क्वेश्चन होंगे, और व्याकरण भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस हमारा एक तो समास वाला टॉपिक बचा है, जिसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे, वो भी लगभग हो ही चुका है। और दूसरा जो टॉपिक है आज जो शुरू करना है हमें, एक संधि और कारक वाला टॉपिक है, तो उसको लेंगे। तो लगभग व्याकरण कंप्लीट है, शब्दावली कंप्लीट है, इधर पेडागोजी की थ्योरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद इनके क्या करने हैं, प्रश्न। फिर यहाँ पे प्यारे दोस्तों जो शिक्षा शास्त्र है, पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र, उसको करने के बाद में शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के 30 क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे। उन 30 क्वेश्चनों से हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, शिक्षा शास्त्र पेडागोजी।
इसके बाद में फिर यहाँ पर जो मैं कंप्लीट करूंगा, ये करने के बाद में वो संस्कृत गद्यांश और संस्कृत के श्लोक PYQ के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे श्लोक और ये क्योंकि यहाँ पे रिपीट होने के 100% चांस होते हैं। इसके साथ साथ फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे लूंगा संस्कृत शब्दावली, और संस्कृत शब्दावली के अंतर्गत केवल और केवल हमें 2 टॉपिक करने हैं। एक टॉपिक है आपका यहाँ पर्यायवाची, इसी से क्वेश्चन आता है, इसके अलावा नहीं पूछा जाता। और दूसरा होता है हमारा शब्दावली, दूसरा होता है शब्दार्थ। दूसरा क्या होता है? शब्दार्थ। ये संस्कृत शब्दावली से पूछे जाते हैं। इसके बाद 5वां यहाँ जो सेक्शन होगा वो हम प्रयोग करेंगे संस्कृत व्याकरण। क्या करेंगे? संस्कृत व्याकरण को हम लेंगे, और संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके प्रत्यय का क्वेश्चन हर बार आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रत्यय वाला क्वेश्चन, संधि आप यहाँ पढ़ोगे तो उससे भी आपको फायदा होगा। तो इसके साथ साथ उपसर्ग का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उपसर्ग का क्वेश्चन भी आता है, कारक विभक्ति का क्वेश्चन भी आता है। तीसरा जो टॉपिक है यहाँ पे आप कारक विभक्ति पढ़ोगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कारक का क्वेश्चन आता है। और इसके बाद आप यहाँ पे अव्यय का क्वेश्चन आता है, अव्यय का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हैं, एक तो अव्यय, उपसर्ग, ये प्रत्यय, ये 2 तो हर बार पूछे गए हैं। आज तक 2012 से लेके अब तक संस्कृत के जितने पेपर होते हैं उसमें प्रत्यय के क्वेश्चन होते हैं, और संस्कृत अव्यय, कारक और उपसर्ग, ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे। और 6ठे नंबर पे यहाँ पे हम इसके अलावा 1-2 टॉपिक और है, जगह नहीं बची, वो पढ़ाते समय आपको बता देंगे। और फिर यहाँ करेंगे हम संस्कृत पेडागोजी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। संस्कृत शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न से हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अभ्यास, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आने वाले समय में मैं क्लास लूंगा, तो इसलिए सबकी जो चिंता है, ठीक है, वो मुझे है। आपका पेपर दिसंबर में है, अभी अक्टूबर चल रहा है, इतना मेरे पास समय है कि मैं हिंदी को पहले कंप्लीट करके फिर उसके बाद में सारी की सारी 7 से 8 जो क्लास होगी वो आपकी संस्कृत की होगी। अब हिंदी वाले बच्चों को कहाँ तक क्लास अटेंड करनी है, ये 7 से 8 हिंदी वाले बच्चे केवल और केवल यहाँ तक इस क्लास को अटेंड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अभी जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज गद्यांश और काव्यांश के प्रश्नों से कर रहा हूँ, तो मैं कुछ गद्यांश और कुछ काव्यांश कराऊंगा, उसका तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपको उनके आंसर देने हैं, पढ़ के कैसे आंसर दिए जा सकते हैं, बिना पढ़े कैसे दिए जा सकते हैं। इसके बाद फिर मैं जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगा, उसमें संस्कृत के जो गद्यांश और श्लोक पूछे गए वो रुचिरा भाग 2, रुचिरा भाग 3, 7वीं 8वीं की जो हमारी पुस्तक है उसी से सारे के सारे आए हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन से हमेशा यहाँ पे ये रिपीट होते हैं, कभी भी नई चीज आपसे नहीं पूछी गई। जो चीज पूछी गई वो किसी न किसी साल आ चुकी है, चाहे वो लैंग्वेज फर्स्ट में आई हो या फिर लैंग्वेज सेकंड संस्कृत में आई हो। इसके बाद संस्कृत शब्दावली में हर बार पर्यायवाची का और शाब्दिक अर्थ का क्वेश्चन आता है, ये 2 ही टॉपिक करने हैं। संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय अव्यय 100% करना, दोबारा फिर आएगा। उपसर्ग और कारक के क्वेश्चन इधर यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके साथ संस्कृत शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों का अभ्यास। संस्कृत शिक्षा शास्त्र की जो थ्योरी है वो यही है, जो ये 30 पॉइंट आपको बताएंगे, इसी को वहां पे वो संस्कृत में देगा। ये सारी चीज एक ही है, इसमें हलंत विसर्ग लग जाएगा तो हिंदी से संस्कृत में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन आपका, विभक्तियों का प्रयोग अगर वो कर लेगा। तो इस तरीके से आने वाली जो क्लासें हैं आपके लिए वो महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे हम काम करेंगे। अब बात बच जाती है यहाँ पे 9 से 10 में एक तो आज जो टॉपिक लेना है हमें वो कारक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक बचता है संधि। वहां हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए, क्योंकि हिंदी व्याकरण में हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय निपात पढ़ा है। इसके साथ प्यार दोस्तों हमने यहाँ समास कारक और इसके बाद तत्सम तद्भव और संधि, इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो वहीं जो 9 से 10 वाली जो क्लास है उसी के अंतर्गत हम अलंकार वाला टॉपिक लेंगे, क्योंकि जो काव्य पूछा जाता है ये काव्यांश, इस काव्यांश में से कोई एक पंक्ति लेगा और उसमें वो अलंकार पूछेगा। ज्यादातर वो 6 अलंकारों को पूछ रहा है, अनुप्रास को, यमक को, सलेश को, इसके बाद उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक को। तो वो टॉपिक हम उधर ही लेंगे 9 से 10 वाला। तो 2 घंटे की जो आपकी क्लास है ऐसे ही कंटिन्यू आने वाले समय में आपको पता चलेगा किस तरीके से सीक्वेंस में चीजें आपकी हुई। और उसके बाद जो हमारे पास समय बचता है, 1 महीने से ज्यादा बचता है आपके पेपर को देख के, उसमें हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना यहाँ पे जरूरी था। अब बारी है प्यारे दोस्तों हमारी किसकी? अब बारी है हमारी गद्यांश की। ठीक है जी, अब गद्यांश की बारी है, लेकिन गद्यांश से पहले अलंकार को भी कराए, अलंकार वाला टॉपिक कराई देते हैं, क्योंकि अलंकार केवल उसी में आएगा जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट को हिंदी के रूप में लिया है। तो अलंकार वाले टॉपिक को इधर करा देते हैं, उसके बाद फिर गद्यांश शुरू कर देंगे। एक तो मैं आपको ये पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं मैंने टाइप करवा लिए हैं, 30 क्वेश्चन पेडागोजी के जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी मेरे पास आपको ध्यान रखना है। ये 10 सेट मैंने तैयार कर लिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 10 सेट में आपको ध्यान रखना है 30 क्वेश्चन हैं एक सेट के अंतर्गत, तो इनके माध्यम से हम प्रैक्टिस कर लेंगे पेडागोजी की। इसको भी हम एक साथ लेंगे, इसको भी संस्कृत के जो गद्यांश श्लोक हैं और ये 30 है, ये भी मैंने 10 सेट कर लिए हैं। तो इन 10 सेट के माध्यम से हम इनकी प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के मैंने क्वेश्चन लिए, ताकि क्वेश्चनों के माध्यम से संस्कृत और हिंदी की जो पेडागोजी है क्वेश्चनों के माध्यम से भी बहुत सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे और इस सीखी गई चीज का आप इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। तो अभी समय नहीं बचा है, तो अलंकार वाला टॉपिक यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इससे बढ़िया है कि हम यहाँ अभी जो है गद्यांश को शुरू कर लेते हैं।
अपठित गद्यांश यहाँ पे प्यारे दोस्तों इस तरीके से आपको एक पैराग्राफ देगा। और पहले तो कोशिश ये होती थी 2011, 12, 13, 14 तक जो बुक थी 9th और 10th की या फिर 7th और 8th की हिंदी की, ठीक है, बसंत वाली बुक से भी कई बार पैराग्राफ पूछे गए। लेकिन हाल फिलहाल हम देखते हैं जब से ऑनलाइन एग्जाम हुए तब भी वो डायरेक्ट बुक से कभी भी गद्यांश को नहीं लिया गया है। अब दोबारा से फिर ऑफलाइन होना शुरू हुआ है तो भी बुक से गद्यांश नहीं है। हाँ, जो काव्यांश आते हैं, जो कविता आती है, वो बुक की जरूर होती है। लेकिन कई बार देखने में आता है एससीईआरटी की जो बुक है वो जरूरी नहीं है दिल्ली से बाहर जो यूपी में, बिहार में या कहीं दूसरी जगह उसका भी काव्यांश अर्थात कविता को यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें केवल उस को पकड़ना पड़ेगा तरीके को जिससे हम अपने क्वेश्चनों को वहां सही करें। ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अपठित गद्यांश का मतलब ये है कि बिना पढ़ा हुआ। लेकिन वो किस्मत की बात है कि जो हिंदी की हमारी बुक है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में जो है वहां उसका कम ही चांस होता है कि उससे वो गद्यांश को रिपीट करें, क्योंकि इतनी बार सीटेट के पेपर हो चुके हैं। या फिर हम ये कहें कि लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड दो लैंग्वेज में वहां पे हमें गद्यांश को लेना होता है। और हर बार जब भी पेपर होता है तो उसको 3 गद्यांश की आवश्यकता होती है। एक गद्यांश वो लैंग्वेज फर्स्ट में देगा और जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड के रूप में हिंदी लिए हैं वहां पे दोनों के दोनों गद्यांश होते हैं, क्योंकि वहां काव्यांश नहीं होता। तो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से इतना फायदा नहीं है। हमें नए तरीके से चीजों को सीखने में ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वो हमसे कहीं से भी गद्यांश पूछे आप उसको आराम से करके आओ। साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। तो बिना पढ़े हुए हम किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं आपको वो भी देखना है। तो साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि यहाँ पर ये प्यारे दोस्तों दिया है और इस साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बिना पढ़े हम कैसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। साहित्य और जीवन में गहरा संबंध, ये हमारा क्वेश्चन है। साहित्य और जीवन में गहरा संबंध, ये हमें देखना है यहाँ पे इसका वर्णन कहाँ है। क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो पहले ही ज्यादातर 99% चांस होते हैं पहली 2-3 पंक्ति अर्थात सेंटेंसों में ही उसका वहां पे आंसर होता है। तो साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत जो ऑप्शन दिए हैं, जीवन का मुख्य आधार साहित्य है, साहित्य जीवन की मजबूत दीवार है, साहित्य का आधार जीवन है, ये ऑप्शन जो सी दिया है ये रहा साहित्य का आधार जीवन है। और इसी क्वेश्चन को हमसे पूछा गया है, यहाँ पूर्ण विराम लगा है, इसलिए हमें इससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक सेंटेंस में वो एक ही बात को बोलता है। तो साहित्य का आधार क्या है? जीवन है, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ सी। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? मनुष्य किसकी खोज में, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को पहले छोटा करने की आदत डालो। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? परमात्मा, आनंद, साहित्य, रत्न भरे पूरे परिवार, लंबे चौड़े भवन, ऐश्वर्य पाने की। तो मनुष्य किसकी खोज में, अब मनुष्य किसकी खोज में इसको पैराग्राफ में ढूंढिए कि मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है, इसका वर्णन कहाँ है। ठीक है, मनुष्य जीवन पर्यटन, यहाँ पे पूर्ण विराम है, इससे पहले इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक अलग बात को कह के कंप्लीट कर लिया गया है। मनुष्य जीवन पर्यटन आनंद की खोज में लगा रहता है, यहाँ पूर्ण विराम है, इससे आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? मनुष्य जीवन पर्यटन आनंद की खोज में लगा रहता है। और यहाँ आनंद दिया है हमारे बी वाले ऑप्शन में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो गया आपका बी। साहित्य के आनंद का आधार क्या है? तो साहित्य के आनंद का आधार यहाँ हमें ढूंढना है। साहित्य के आनंद का आधार सुंदर और सत्य को पाना, जीवन है, रतन ऐश्वर्य को पाना या परमात्मा को पाना है। तो साहित्य के आनंद का आधार, अगर हम साहित्य पढ़ रहे हैं उसमें जो आनंद आता है तो उसका आधार क्या है? तो यहाँ साहित्य में आनंद का आधार क्या है? तो ये क्या है? लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, उसका आधार सुंदर और सत्य है। यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है, लेकिन साहित्य का आनंद इस आधार से, इस आनंद से ऊंचा है, उसका आधार सुंदर और सत्य है। तो यहाँ पूर्ण विराम है, इससे आगे आपको जाना नहीं है, उसका आधार सुंदर और सत्य है। तो यहाँ सुंदर और सत्य की बात कहाँ हुई है? उसका आधार सुंदर और सत्य को पाना है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ए। परिमित का अर्थ बताइए। एक क्वेश्चन इस तरह से जरूर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पर्यायवाची पूछेगा, शाब्दिक अर्थ पूछेगा। ये पर्यायवाची शाब्दिक अर्थ का क्वेश्चन है। परिमित का अर्थ सीमित होता है, दबा हुआ होता है, विस्तृत होता है या फंसा हुआ होता है। इसके 2 तरीके हैं। एक तो जो आपने पर्यायवाची किए थे, अनेकार्थी शब्द किए थे और इसके साथ वाक्यांश के लिए एक शब्द किए थे, तो उसमें ऑलरेडी मैं इस शब्द को बता चुका हूँ। जो शब्दावली की क्लास हुई थी उसका इंप्लीमेंट यहाँ होगा। तो आपको बताना है परिमित का अर्थ क्या है। परिमित का अर्थ सीमित है, दबा हुआ है, विस्तृत है या फिर फंसा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 2 तरीके हैं, तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर पता हो, पैराग्राफ से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन कई बार हमारे क्वेश्चन का आंसर सही है, इसको वेरीफाई करना है आपको जहां भी ये शब्द दिया गया है। तो वेरीफाई कैसे कर पाओगे कि हम सही है या नहीं है? परिमित शब्द देखो कहाँ है। यहाँ पे ये कह रहा है परिमित है, ये वाला यहाँ पे इसने यहाँ प्रयोग किया है, यहाँ पर इसने परिमित का प्रयोग किया। यहाँ कह रहा है इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। तो मर्यादाओं से परिमित का मतलब क्या हुआ? यहाँ मर्यादाओं से विस्तृत तो नहीं कह सकते। मर्यादाओं से परिमित कहने का मतलब क्या हुआ? तो मर्यादाओं से परिमित कह रहा है वो, तो मर्यादाओं से सीमित है, मर्यादाओं से दबा हुआ है, मर्यादाओं से विस्तृत है, मर्यादाओं से फंसा हुआ है, अर्थ बन ही नहीं रहा है। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया आपका ए। तो इस तरीके से जब हमें किसी शब्द का अर्थ नहीं पता था तो हमें क्या करना था? उस परिमित का प्रयोग जहां हुआ उस सेंटेंस में जाइए, क्योंकि कई बार जब शब्द का मीनिंग हमें नहीं पता होता है, सेंटेंस में जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो वहां से हम उसका भाव ग्रहण कर लेते हैं, उसके अर्थ का पता चल जाता है। तो ये क्या बात कर रहा था? मर्यादाओं से परिमित की बात कर रहा था, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया उसका? सीमित। आप तरीके पे जाइए, ये पॉसिबल नहीं है कि यही पैराग्राफ आ जाए, वो तो किस्मत की बात है। लेकिन हमें अपने हर तरह के क्वेश्चन की वैरायटी को किस तरीके से करना है, इस पे हमें जोर देना है। लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो ये लंबे चौड़े भवन दे दिया और ये व्याकरण का क्वेश्चन है, इसका पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं है। पिछला क्वेश्चन आपका शब्दावली का था, ये व्याकरण का। तो लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? भवन यहाँ क्या है? भवन यहाँ विशेष्य है। भवन क्या है? विशेष्य। विशेष्य क्या होते हैं? विशेष्य हम संज्ञा शब्दों को कहते हैं। विशेष्य क्या है? हमारे संज्ञा शब्द है। और ये लंबे चौड़े क्या है? यहाँ विशेषण है। इसलिए राइट आंसर क्या हो गया आपका? यहाँ ये विशेषण विशेष्य का उदाहरण है और ये दोनों चीज मैं आपको करा चुका हूँ, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी।
तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों यहाँ कुछ पैराग्राफ को डिजाइन किया गया है, कुछ क्वेश्चनों को रखा गया है, ताकि मैंने एक क्वेश्चन जानबूझ के शब्दावली का लिया, एक क्वेश्चन व्याकरण का लिया क्योंकि वो आएगा, और बाकी 3 क्वेश्चन उस पैराग्राफ की विषय वस्तु से थे। तो इस तरीके से हमें ये 10 यहाँ पे गद्यांश हैं, इनसे हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद कुछ हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है, ठीक है, उसके भी गद्यांश लेके आएंगे, क्योंकि पहले जो गद्यांश है उसके क्वेश्चन या तो 8 आएंगे या 9 आएंगे, और दूसरा जो काव्यांश है उसके क्योंकि दोनों के मिला के 15 आने हैं, अगर इधर 8 आएंगे तो उधर फिर 7 आएंगे, काव्यांश के इधर 9 आएंगे तो उधर फिर काव्यांश के 6 क्वेश्चन होंगे। तो पहले ये करने के बाद में हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के भी पैराग्राफ को देखेंगे। हालांकि कुछ बड़ी बड़ी मैराथन क्लास में लूंगा आपके पेपर के नजदीक, उसमें भी प्यारे दोस्तों हम अलग अलग क्लास रखेंगे, हिंदी व्याकरण की अलग, शब्दावली की अलग, और इसके साथ साथ गद्यांश काव्यांश की अलग, और पेडागोजी की अलग, और उनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी आपको रिवीजन की ओर नहीं जाना, अभी आपको केवल उन तरीकों को सीखना है जिससे आपके क्वेश्चन जो गलत होते थे वो किसी तरह सही हो जाए। आज के लिए इतना ही, सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो कल